हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुड बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th। इस बुक से जो एनसीईआरटी की बुक है, इससे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 100 क्वेश्चन है जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम्स में आने के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस है, और ये क्लास सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात होता है। जल का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो जल का अणु को हमें पता है H2O। अगर भार के हिसाब से देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का भार एक का परमाणु का 1 होता है, यहाँ पर 2 परमाणु है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 16 और 2 ये हो गए थे, यानी 2:16। अब 2:16 का अगर सरल अनुपात निकाले तो 1:8। तो 1:8 सही आंसर है, 1:8। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों की परमाणु की संख्या का क्या अनुपात है। परमाणु संख्या के अनुसार हिसाब से क्या अनुपात है। तो परमाणु संख्या, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो परमाणु संख्या का अनुपात क्या हो गया, 2:1। तो पहला ऑप्शन ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का भार का क्या अनुपात है। तो कैल्शियम का भार होता है 40 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। अब इनमें क्या अनुपात है, 2:5 या 5:2 या 4:3 या 3:4। तो सही उत्तर है 5:2। अगर इनको सरल अनुपात में कन्वर्ट करें, अगर इसको 5 जैसे 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 × 8 8 दूनी 16, 2 बार तो ये हो गया, और 8 × 5 = 40, 5 बार ये हो गया, तो 5:2। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। इनमें से कौन सा तत्व जो बहुपरमाणुक है। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है, और सल्फर ये बहुपरमाणुक है, S8। सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, S8। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणु कौन सा है, ऑर्गन, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। द्विपरमाणु कौन सा है। तो देखो द्विपरमाणु यहाँ पर है O2। ठीक है, सल्फर बहुपरमाणु का S8 होता है, फास्फोरस P, और ऑर्गन ये मोनो एटॉमिक होते हैं। तो ऑक्सीजन सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है। कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है। हाइड्रोजन ये तो है, क्लोरीन ये भी है, Cl2, नाइट्रोजन N2 ये भी है, हीलियम नहीं है। ये एक अक्रिय गैस होती है और इसमें एक ही परमाणु होता है, तो हीलियम सही उत्तर है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, NH4 2SO4 या NH4SO4 या NH3CO3 या NHCS4। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम होता है NH4 और सल्फेट होता है SO4। अमोनियम NH4 और SO4। अब अमोनियम की संयोजकता होती है 1 और सल्फेट की संयोजकता होती है 2। तो अब संयोजकता अगर इसके बाद लिखे, इसके बाद लिखेंगे तो अमोनियम के बाद सल्फेट की संयोजकता लिखी जाएगी 2, और ये बहुपरमाणु का, इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे, और बागे SO4 के बाद यहाँ 1 संयोजकता लिखने की जरूरत नहीं है। तो सही हो गया ये वाला फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होता। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा कण नहीं होता। इनमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा नहीं होता। तो हाइड्रोजन केवल एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। एक प्रोटॉन होता है और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहर जो कक्षा है, इस कक्षा में ये एक ही इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के पास में 3 ये जो मुख्य कण है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें से नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो कक्षाओं में चक्कर लगा रहता है। तो न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वो द्रव्यमान संख्या है, और जितने प्रोटॉन की संख्या है वो उसका परमाणु क्रमांक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यानी जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, इससे उन्होंने क्या खोज की थी। परमाणु के केंद्र की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की। तो सही आंसर है परमाणु के केंद्र की। अल्फा कण प्रकीर्णन से परमाणु के केंद्र की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के दूसरे कोष L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम
कोस की बात करें के, एल, एम और एन, तो इनमें कितने अधिकतम एल में कितने आ सकते हैं? तो इसका एक सूत्र है 2n²। एन का मतलब है कोस का नंबर, तो के का 1 होता है, एल का 2, एम का 3 और एन का 4 नंबर है। तो पहले में एन की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 2 × 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 यानी कि 2, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में एन का मान अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 × 2 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। और तीसरे वाले में अगर यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूना 2 18, इस तरह से इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाती है। तो के में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगला है लिगामेंट और टेंडोन है, संयोजी उत्तक है कि पेशी उत्तक है कि कंकाल उत्तक है कि तंतु में संयोजी उत्तक है? तो लिगामेंट और टेंडोन दोनों संयोजी उत्तक है और संयोजी में भी तंतु में संयोजी उत्तक है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडोन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तारक केंद्र का कार्य क्या है? तारक केंद्र जो सेंट्रोसोम जिस केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका क्या कार्य है? डीएनए संश्लेषण, तर्कु निर्माण, श्वसन या जनन? सही आंसर है तर्कु निर्माण। स्पिंडल फाइबर बनाता है। कोशिका विभाजन के समय दोनों तरफ कोशिका के दोनों तरफ न्यूक्लियस के केंद्र के दोनों तरफ इस तरह से सेंट्रोसोम्स होते हैं और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो गुणसूत्रों को बांधते हैं। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका में एक भाग जो डेड होता है, निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली? सही आंसर है कोशिका भित्ति। सबसे भारी कवरिंग जो एक्स्ट्रा कवरिंग है प्लांट में पाई जाती है सुरक्षा के लिए। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःपर्दीय जालिका? तो सही आंसर है पादप कोशिकाओं का सबसे भारी कवरिंग जो है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति सही आंसर है। जो डेड स्ट्रक्चर है सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका है? तो कोशिका को एक निश्चित शेप और साइज प्रदान करने का काम कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सांखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका के द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल जो शाखित है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःपर्दीय जालिका? तो सही आंसर है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपर्दीय जालिका दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, यानी चिकनी अंतःपर्दीय जालिका और खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। जो खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो एक अलग कोशिकांग है, जो राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? यही क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी? तो सही आंसर है राइबोसोम्स। जीव द्रव्य में बिखरे हुए भी रह सकते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये वो कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति, लवक, प्लास्टिड्स जो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी और अवर्णी। रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में या तो लगभग होती नहीं है और होती है तो बहुत छोटी साइज की होती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिका में श्वसन जो होता है वो कहाँ पर होता है? गोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल्स होता है उसके तहत ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, अगर हम वायु दाब को कम करें, घटाए, तो क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है घटता है। दाब के घटने के साथ साथ क्वथनांक भी घटता है और दाब के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कौन सा है? पदार्थ के जो कणों पास पास होते हैं, कण जैसे ठोसों में सबसे ज़्यादा पास में होते हैं और गैसों में सबसे ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, तो कणों को पास पास बांध कर रखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अंतर अणुक स्थान या बंधन या अंतर अणुक बल या नाभिकीय बल? तो सही आंसर है अंतरा अणुक बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो अणुओं के बीच में, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो फोर्स है, ये अंतरा अणुक बल, इसकी वजह से ये पास पास रहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? मौलिक गुण फंडामेंटल जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है? मौलिक गुण, द्रव्यमान और आयतन, ताप और दाब, द्रव और संपीड़ितता, या ठोस, द्रव और गैस। सो मौलिक गुण किसी भी पदार्थ का है द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान है और जिसमें आयतन है, यानी जो जगह घेरता है। इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड़ितता, तरंग दैर्ध्य और विसरण। तो सही है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं है। ये तरंग दैर्ध्य जो है वो तरंग का यानी वेव्स का गुण होता है। घनत्व, संपीड़ितता, विसरण ये पदार्थ जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होते हैं उनके सबके अलग अलग गुण है, केवल तरंग दैर्ध्य नहीं है। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? यानी जिसको जिसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो ठोसों की संपीड़ितता सबसे कम होती है और गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। 100 डिग्री ताप को केल्विन में मान कितना होता है? 100 डिग्री तापमान का केल्विन में कितना मान होता है? 200.15 या 273, 373.15 या 473 या 573? तो सही आंसर है 373.15, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन में। तो इसमें 100 बढ़ गया, 1 से 100 हो गया, तो ये भी 100 आगे और प्लस हो जाएगा, तो 273 की जगह 373 हो जाएगा, 373.15। किसका उध्रुवपतन होता है? किस में उध्रुवपतन का गुण पाया जाता है? उध्रुवपतन मतलब कि जब ठोस से गर्म करे तो सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए और गैस को अगर ठंडा करे तो सीधा ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड यानी द्रव अवस्था नहीं पाई जाती। गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन, कपूर, कैम्फर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, इनमें उध्रुवपतन का गुण पाया जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि जल से भारी है। जल और बर्फ का घनत्व समान है, या बर्फ जल से हल्की है, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक है? तो सही आंसर है बर्फ इसलिए तैरती है क्योंकि वो जल से हल्की होती है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जिस पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो तैरेगा, और जिसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा वो डूब जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब पर अगर हम 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस अवस्था में बदले तो यहाँ पर जो आवश्यक ऊष्मा है उसको हम क्या कहेंगे? द्रवीकरण की ऊष्मा, वाष्पीकरण की ऊष्मा, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा, या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो सही आंसर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यह गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट होती है। एक तो जब ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है उस समय गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, और जब द्रव से गैस अवस्था में बदलता है तो उस समय वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो 1 किलोग्राम द्रव को द्रव से गैस अवस्था में उसके क्वथनांक पर बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? वाष्पीकरण को कौन नहीं प्रभावित करता? द्रव का क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, या वायु का घनत्व। तो सही है वायु का घनत्व इसको प्रभावित नहीं करता। बाकी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक होते हैं। पदार्थ का तापमान यानी क्वथनांक कह सकते हैं, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, अगर अधिक क्षेत्रफल से वाष्पीकरण हो रहा है तो वाष्पीकरण तेज होगा, ज़्यादा होगा। वायु की गति ये, और वायु के अंदर सांद्रता यानी जल की मात्रा कितनी है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। उपयुक्त सभी। डी सही है, उपयुक्त सभी। वाष्पीकरण स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और ये क्वथनांक पर नहीं होती बल्कि उससे पहले भी संपन्न हो सकती है। क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, ठंडक पैदा होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं है किलोग्राम। तो किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है, और पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। द्रवों के घनत्व को मापने का यंत्र है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, या ओडोमीटर। तो सही आंसर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व डेंसिटी मापने के लिए काम में लेते हैं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए, बैरोमीटर वायु दाब नापने के लिए, और ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने के लिए। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, कोई मात्रक नहीं, पास्कल या किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो सही आंसर है कोई मात्रक नहीं। आपेक्षिक घनत्व हम 2 घनत्वों की आपस में तुलना कर रहे हैं, यानी किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन
जल का घनत्व है। तो यहाँ इन दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी ऐसा यूनिट अपेक्षित घनत्व की कुछ नहीं होती, घनत्व की होती है मीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 8 गुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा कि 1/4 गुना हो जाएगा कि 16 गुना हो जाएगा? अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल देखो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, m दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, m1 m2, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी यहाँ केवल द्रव्यमान की बात हो रही है। मान लो पहले उन दोनों का द्रव्यमान जो था वो 1 किलोग्राम था, तो m1 गुणा m2 यानी 1 गुणा 1 2, ठीक है। अब हमने इसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया, यानी जो 1 था वहाँ 2 कर दिया, तो अब हो जाएगा 2 गुणा 2 4, सॉरी पहले वाले में 1 गुणा 1 1, और अब 2 गुणा 2 4, तो पहले से 1, पहले 1 था अब 4 हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं पर भी हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है और पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या केवल तीसरा या 1 2 3 सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो कहीं पर भी है, किसी भी प्लानेट पे है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत दूरी पर ये काम करता है, इसलिए ये क्षीण बल होता है। और पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसको हमने अलग नाम दिया है, उसका नाम है गुरुत्व बल। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होता है? जब हम गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बल में ये जो नियतांक आता है Gf = G(m1) गुणा m2/d², ये सूत्र है। इसमें ये जो g है इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो इस g का मान कितना है? 9.8 या 6.673 × 10⁻11 या 6 × 1024 या 6.4? सही आंसर है बी। जी का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और 9.8 जो है वो एसेलरेशन जी का मात्रक होता है, जिसको हम यहाँ जी लिखते हैं। गुरुत्वीय एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये जी का मान जो कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। इनमें से दोलन या कंपन गति का उदाहरण कौन सा है? घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार बजाते समय तारों की गति, या झूले की गति, या उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे दोलन या कंपन गति के उदाहरण है। पेंडुलम की गति, सितार के तार की गति और झूले की गति। अगला, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन कितना होगा? अगर एक वस्तु गति करते हुए, मान लो यहाँ से इसने गति की और ये वापस प्रारंभिक बिंदु यहीं पर वापस आ गई, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन यानी इसकी फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, यानी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की सीधी दूरी। तो अंतिम अवस्था भी वही है, प्रारंभिक अवस्था, दोनों एक ही जगह है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 0। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? संवेग को हम p लिखते हैं और वेग को v लिखते हैं, तो इनके अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो देखो हमारे पास सूत्र है p = mv, मास द्रव्यमान गुणा वेग। अगर हम p और v को अगर इस तरह से लिखेंगे अनुपात में, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? मास द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो सही आंसर यह हो जाएगा द्रव्यमान। अगला है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका घनत्व कितना होगा? तो घनत्व डेंसिटी निकालनी है और घनत्व का सूत्र होता है मास पर वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बता आयतन। तो यहाँ द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम है, तो 50 बटा इसका आयतन कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50/20 यानी 5/2। तो 5/2 कितना हो गया? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? अगर कोई पेंडुलम या जब दोलनी गति होती है, कंपन गति होती है, तो वहाँ पर एकांक समय में यानी 1 सेकंड में कितने दोलन, कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किए, उसको हम क्या कहेंगे? आयाम, वेग, आवर्तिकाल या आवृत्ति। तो उसको हम कहेंगे आवृत्ति। एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या आवर्ती कहलाती है और एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्त काल कहलाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिसमें एक ही आवृत्ति है, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो उसको क्या कहेंगे? टोन, स्वर या शोर या इनमें से कोई नहीं। तो सही है टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम टोन कहते हैं और मिक्सचर जो होता है उसको हम स्वर कहते हैं। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के श्रोता और स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, परावर्तित साउंड है, जैसे यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई और यहाँ तक गई और अब इससे परावर्तित हुई और परावर्तित होकर ये श्रोता है यहाँ इस तक पहुँची, तो श्रोता और ध्वनि स्रोत के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17.2 मीटर होनी चाहिए, कम से कम 17.2 मीटर। एंथ्रेक्स नामक रोग किस रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है? ये ज़्यादातर जानवरों में होता है एंथ्रेक्स। तो इसका रोग कारक क्या है? वायरस है कि बैक्टीरिया की फंजाई है कि प्रोटोजोआ? सही आंसर है जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला है कालाजार उत्पन्न होता है, कालाजार रोग उत्पन्न होता है गोल कर्मी से, ट्रिप्नोसोमा से, लिस्मेनिया से या एंटमीबा? तो कालाजार लिस्मेनिया की वजह से होता है, लिस्मेनिया की वजह से कालाजार रोग उत्पन्न होता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? जो नारियल का बाहर का जो रेशा है वो किसका बनता है? दृढ़ उत्तक या समन उत्तक या विभजोत्तक या इनमें से कोई नहीं? तो सही है स्क्लेरेनोकाइमा यानी दृढ़ उत्तक, इसीलिए वो बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर दृढ़ होता है, दृढ़ उत्तक से बनता है। इनमें से कौन फ्लोएम का भाग है? ट्रेकेड, वाहिका, चालनी नलिका, इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, चालनी नलिका, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिका। चालनी नलिका के साथ में सहकोशिका और एक फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम तंतु फाइबर। ट्रेकेट्स और वाहिका ये दोनों जाइलम के पार्ट है। वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला कंडरा, स्नायु, उपास्थि या मर्दूतक? सही है कंडरा, जिसको कहते हैं टेंडोन। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला कंडरा टेंडोन होता है और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, स्नायु। उपास्थि का कार्टिलेज और मर्दूतक ये पौधों का उत्तक है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये गति का कौन सा नियम है? गति का कौन सा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? सही है तृतीय नियम। ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग में जो परिवर्तन होगा, जैसे मान लो उसका प्रारंभिक संवेग P1 है और मान लो PU है प्रारंभिक और फाइनल PV है, तो संवेग में परिवर्तन यानी कि PV माइनस PU इसकी दर यानी डिवाइड बाई T ये किसके समानुपाती होती है? जड़त्व के आरोपित बल के त्वरण के इनमें से कोई नहीं, तो ये आरोपित बल के समानुपाती है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है, इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, द्रव्यमान पर, त्वरण पर या आकार पर? जड़त्व का मतलब कि किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी, वह टेंडेंसी जिसकी वजह से वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहता है और गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। ये प्रवृत्ति किसी पदार्थ की अपनी अवस्था में विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। और जड़त्व जो है इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान का मेजर होती है। तो जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक जड़त्व होगा। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता कितनी होगी? 5, 10, 2.5 या 20 न्यूटन? कितना? तो बल निकालना है तो बल का सूत्र F इज इक्वल टू ma यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 2 किलो, m का मान 2 किलो और a का त्वरण का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुणा 5 कितना हो गया? 10, तो 10 न्यूटन यानी बल 10 न्यूटन चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या टॉमसन ने या मिल्स बोर ने? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जे चैडविक। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में होते हैं, केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान संख्या या इनमें से कोई नहीं। सही है इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के जो समस्थानिक होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14। ये कार्बन के तो 6 है, यानी इनमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या तीव्र संपीड़न? सही है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? नाभिकीय संलयन क्या है? दो हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते, दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते, यूरेनियम नाभिक विभाजित होते और उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, जिससे एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये परमाणु विखंडन है। किसी हीलियम नाभिक का एक अल्फा कण बनाने के लिए हाइड्रोजन नाभिक के साथ जुड़ना। सही है ये। नाभिकीय संलयन में छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं, यानी छोटे तत्वों के नाभिक आपस में संयोग करके किसी बड़े तत्व का नाभिक बनाते हैं। ये तो है नाभिकीय संलयन। जैसे हाइड्रोजन के जो समस्थान हाइड्रोजन के जो नाभिक है 1H1 और 1H2, ये हीलियम बनाते हैं 2He4। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के बराबर होते हैं? किसी यौगिक का सबसे छोटा भाग जिसमें गुण यौगिक के समान होते हैं? मिश्रण, परमाणु? परमाणु तो उसमें अलग अलग होंगे और अलग अलग परमाणु के अलग अलग गुण होंगे। अणु, तत्व या मिश्रण? तो सही है अणु। उस यौगिक का जो अणु है वो उसका सबसे छोटा से छोटा कण है जो उस यौगिक के सभी गुण दिखाएगा। जैसे जल एक यौगिक है तो जल का एक अणु जो होगा उसमें वही यौगिक के जल के गुण होंगे जो उस एक अणु में है वही। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर कक्षा में। केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, ई, डी या के? तो खून का थक्का बनने की बीमारी विटामिन के की वजह से होती है, क्लोटिंग। के फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग नहीं होगा। डी से रिकेट्स, ई नपुंसकता या बंध्यापन के लिए जिम्मेदार है, सी से स्कर्वी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा अभाव रोग प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशोकोर, एनीमिया, रिकेट्स या हेमरेज? सही आंसर है क्वाशोकोर। प्रोटीन की कमी से क्वाशोकोर और मेरुस्मस नाम की बीमारियां होती है। एनीमिया लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी का क्या कारण है? विटामिन ए की कमी, बी की, सी की या डी की? तो रतौंधी का कारण होता है विटामिन ए की कमी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, ये ग्लगंड रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी और पायरिया ये मसूड़ों की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। वायु जनित रोगों का समूह कौन सा है? किस समूह में सारे वायु जनित रोग है? सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, हेजा, क्षय और एड्स वायरस से होता है। जुकाम वायरस से होती है। एनीमिया असंक्रामक है ही नहीं, ये भी नहीं है। कैंसर असंक्रामक है, ये नहीं है। सही आंसर है ये पहला ऑप्शन। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र की बीमारी। स्वाइन फ्लू ये भी वायरस से होता है। H1N1 वायरस होता है। और निमोनिया डिप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये निमोनिया भी वायु से संचरित हो सकता है। तो ये तीनों वायु से संचरित रोग है, सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया। निम्न में से कौन एक एक्स संक्रामक रोग है जो संक्रामक नहीं है, यानी फैलेगा नहीं? जुकाम ये तो संक्रामक है। निमोनिया ये भी है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और एड्स भी है। ये एड्स बीपी नहीं है। हाई बीपी, लो बीपी ये असंक्रामक रोग होते हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट तक ही रहते हैं, किसी दूसरे में स्वस्थ पर्सन में नहीं फैलते।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्लास 9 पे बेस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे कल नई वीडियो में कुछ किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद।